हुआ करता था। हम उस अमर सिंह राठौड़ की बात कर रहे हैं जिसने महज 31 साल का जीवन पाया था। हम उस अमर सिंह राठौड़ की बात करते हैं जिसके बारे में कोई बड़े युद्धों की बात कभी नहीं की जाती, परंतु उसके कैरेक्टर के कुछ ऐसे तत्व हैं जो लोगों को आज दिन तक अपनी तरफ आकर्षित करते रहते हैं। और इस सिंह के बारे में इतिहास में लाइनें दो भी नहीं मिलती है, उसके बावजूद अमर सिंह बहुत प्रसिद्ध है। लीक लीक तो सब चले, लीक ही चले कपूत, 3 लोग उल्टे चले, शायर सिंह सपूत। बड़े बड़े राजा हुए जिनके बारे में हम खूब सारी बातें करते हैं। राजाओं का इतिहास पढ़ा जाता है। जब भी मेवाड़ की बात आती है तो मेवाड़ में आप बाबा रावल पढ़ेंगे, आप कुंभा पढ़ेंगे, आप सांगा पढ़ेंगे, आप प्रताप सिंह जी पढ़ेंगे, आप अमर सिंह पढ़ेंगे, आप राज सिंह पढ़ेंगे। बेहतरीनतम राजाओं की एक पूरी लाइन है और उन राजाओं के कारनामे हमारे सामने होते हैं। उसी के दूसरी तरफ जब मैं मारवाड़ का इतिहास उठा के देखता हूँ तो मुझे राजाओं का इतिहास तो मिलता है उसमें कि राव मालदेव जैसे महान राजा हुए, राव चंद्रसेन जैसे राजा हुए, जोधा जी हुए थे, रणमल जी हुए थे। पर साइड में कुछ कैरेक्टर ऐसे उभर कर सामने आते हैं जो मारवाड़ के राजा तो नहीं हुए थे, परंतु पता नहीं उस युग में उनकी वीरता ने लोगों को कितना प्रभावित किया होगा कि वो अपने छत्र से बाहर निकलकर कितने प्रसिद्ध हुए जिसकी हद नहीं। मैं 2-3 सिंपल सी यदि आपके सामने नाम लेना चाहूँ तो वो मेरे सामने जो 2-3 नाम आते हैं वो कल्लार रहमत, अमर सिंह राठौड़ और दुर्गादास राठौड़। मैं इन तीनों में भी दुर्गादास जी के बारे में एक दिन हमने कार्यक्रम किया था, हमने खूब सारी बातें की थी। हम जानते हैं दुर्गादास जी प्रातस्मरणीय हैं, दुर्गादास जी को हम सब लोग जानते हैं, उनके बारे में तमाम खूब सारी बातें जानी जाती है। पर अमर सिंह जी वाला कैरेक्टर मेरे को हमेशा उत्साहित करता रहता है कई चीजों को जानने के बारे में कि ऐसा क्या था अमर सिंह में कि आज भी पंजाब और हरियाणा के अंदर अमर सिंह पर गीत गाए जाते हैं। अक्सर पूर्वी राजस्थान के लोग पश्चिमी राजस्थान के इतिहास के बारे में जानते ही नहीं। मैंने मेरे कलीग से एक बार पूछा कि आप भरतपुर में जब होली वगैरह के गीत गाते हो तो किस किस के गीत गाए जाते हैं वहां पर? उन्होंने मुझे कहा कि एक हम अमर सिंह राठौड़ के गीत गाते हैं। इस बार फिर मेरे लिए चौंकना था कि भरतपुर का व्यक्ति अमर सिंह राठौड़ के कृतित्व के बारे में जानता है। उन्होंने मुझे और आगे अचंभा दिया जब उन्होंने कहा कि जब हमारी नौटंकी होती है तो नौटंकी में भी अमर सिंह राठौड़ पर कैरेक्टर प्ले किए जाते हैं। मैं चूंकि खुद बीकानेर का हूँ और मैं जानता हूँ कि बीकानेर में हमारे पुष्करनाथ समाज द्वारा एक होली के टाइम पर बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, रम्मत, और आचार्यों के चौक में अमर सिंह राठौड़ की रम्मत की जाती है और रम्मत बहुत प्रसिद्ध है। मुझे इस बात पे भी बड़ा अचंभा होता है कि बंगाल के साहित्य में आखिर अमर सिंह पर इतनी किताबें किस प्रकार लिख दी गई, आखिर बंगालियों को अमर सिंह कितना किस प्रकार प्रभावित करता रहा। एक बात पर और गौर करना, हम उस अमर सिंह राठौड़ की बात कर रहे हैं जो अमर सिंह राठौड़ जोधपुर का राजा नहीं था, जो कि जोधपुर के बनिस्बत एक छोटी जागीर नागौर का राजा हुआ करता था। हम उस अमर सिंह राठौड़ की बात कर रहे हैं जिसने महज 31 साल का जीवन पाया था। हम उस अमर सिंह राठौड़ की बात करते हैं जिसके बारे में कोई बड़े युद्धों की बात कभी नहीं की जाती कि उसने कोई बड़े युद्ध लड़े या उन बड़े युद्धों के अंदर उसकी बातें हम कोई ज्यादा जानते हो, इस बारे में भी बात नहीं की जाती, परंतु उसके कैरेक्टर के कुछ ऐसे तत्व हैं जो लोगों को आज दिन तक अपनी तरफ आकर्षित करते रहते हैं। और ये अमर सिंह जैसे लोगों के कुछ चारित्रिक तत्वों की बात थी कि इस पश्चिमी राजस्थान के सूखे मरुस्थल के अंदर जहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ करता था, वीरता के ऐसे ऐसे योद्धा उत्पन्न हुए, ऐसे ऐसे उपमान स्थापित किए कि कहा जाता उनके बारे में कि जड़ कद जमती रेत में जड़ ऊंडो पर भूख, राठौड़ा कर राखियान रगता हरिया रूख। कि उस जमीन में जहाँ पर जल गहरा था और धरती भूखी थी, पेड़ अपनी जड़ कैसे जमा पाते, वो तो भला उन राठौड़ों का जिन्होंने अपने रक्त से सींच कर उन पेड़ों को हरा रखा था, इस वजह से, और वो जो पेड़ पौधे थे वो वहां पर बने रहे, वो अपनी जड़ें जमा पाए थे। उनमें यदि सबसे बड़ा सिरमौर रणमल के वंशजों के अंदर सबसे महान प्रतापी योद्धा यदि कोई हुआ था, राठौड़ों की 13 शाखाओं का वो दीपक अमर सिंह राठौड़, जो 11 दिसंबर 1613 को जोधपुर महाराजा गज सिंह जी और उनकी महारानी मनसुख के सौंदर्य का पुत्र था, उनके घर पर उसका जन्म होता है। हम सब जानते हैं, आप ज्यादातर लोग इस बात को जानते हो, कर्नल साहब मेरे से पहले बता चुके थे, आगे भी जो वक्त आएगा वो ये तमाम बातें जानते हैं कि उनके पिता गज सिंह जी ने अमर सिंह जी को राजा नहीं बनाया था, बल्कि उनके छोटे भाई जसवंत सिंह जी को राजा बना दिया था।
और अमर सिंह जी उसके बाद नागौर चले गए थे, उनको नागौर भेज दिया गया था। यहाँ जोधपुर से उनको राज्याधिकार से वंचित कर दिया गया। 1634 के आसपास की घटनाएं हैं जब कहा जाता है कि गज सिंह जी उनको राज्याधिकार से वंचित कर देते हैं। हालांकि मैं इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते एक बात और ऐड करना चाहूंगा कि अक्सर लोग इस बात के लिए हमेशा कहते हैं कि भाई जसवंत सिंह को जोधपुर दे दिया गया था, इनकी जगह अमर सिंह को दिया जाना चाहिए था। पर मैं चाहूंगा आप लोगों से भी कहना कि अगली बार कभी कोई वर्चुअल कार्यक्रम करवाया जाए तो महाराजा जसवंत सिंह पर करवाया जाना चाहिए, क्योंकि अमर सिंह का वो अनुज महाराजा जसवंत सिंह भी उतना ही बड़ा वीर योद्धा था। पारिवारिक समस्याएं सब लोगों के सामने होती है, सिंह जी के सामने भी रही होगी, अपने पुत्रों के बीच उन्होंने विभाजन इस प्रकार का किया था, परंतु इसे कहीं नहीं ठहरता कि जसवंत सिंह किसी भी मामले में अपने बड़े भाई से दो हम ठहर जाता है। जसवंत सिंह जी महान योद्धा हुए थे, महान कवि हुए थे, महान स्थापत्य कला को बढ़ावा देने वाले हुए थे। मैं चाहूंगा कि अगली बार वो कार्यक्रम जसवंत सिंह के बारे में करवाया जाना चाहिए, क्योंकि अमर सिंह जी के बारे में हम तमाम लोग जानते हैं, तो ऐसे कैरेक्टर सामने लाए ज्यादा जरूरी है जिनके बारे में वास्तव में हम भुला चुके हैं। अमर सिंह के इतिहास को नहीं पढ़ाया जाए, मैं कहता हूँ अमर सिंह के बारे में इतिहास में लाइनें दो भी नहीं मिलती है, उसके बावजूद अमर सिंह बहुत प्रसिद्ध है अपनी उस कहानी को लेकर, जो अक्सर उस व्यक्ति के बारे में कहानी कही जाती है। उस कहानी से पहले यदि मैं थोड़ा सा कुछ बताऊं तो जब 1634 में उनको यहाँ से जोधपुर के राज्याधिकार से वंचित कर दिया गया, आप इस बात को नोटिस कीजिए, इस बात पर ध्यान दीजिए। उस व्यक्ति को उसके पिता ने कहा कि तुम्हें राज्य नहीं मिलेगा, तुम बड़े हो, योग्य हो, उसके बावजूद राज्य तुम्हारे छोटे भाई जसवंत सिंह को मिलेगा। उस व्यक्ति ने एक बार भी अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, एक बार भी अपने पिता को वापस नहीं कहा कि राज्य मुझे क्यों ना मिले, तब ये मेरा हक है, मेरी ये बपोती है, मुझे मिलना चाहिए। और राजकुमार चुपचाप अपना घोड़ा लेकर उन तमाम लोगों को साथ लेकर जो उसके नेतृत्व में विश्वास करते थे वहां से निकल जाता है। वो इस बात को, और उस समय शायद ज्यादा सही कर रहा होगा कि लीक तो सब चले, लीक ही चले कपूत, तीन लोग उल्टे चले शायर सिंह सपूत। वास्तव में सपूत वही है जो अपना राज खुद स्थापित करते हैं, बपोतियों का राज आगे बढ़ाना, राव का खिताब धारण करते हैं। यहाँ पर नागौर के अंदर सिक्के चलाते हैं, राठौरों ने सबसे पहले यहाँ पर सिक्के चलाए थे तो अमर सिंह जी के सिक्के मिलते हैं। बादशाह की सेना में रहते हुए पंजाब, बुंदेलखंड, दौलताबाद और कंधार की गहन लड़ाइयों में तो उस व्यक्ति का एक अजीब शौर्य सामने आता है। मैं आज उन लड़ाइयों में नहीं जाना चाहता, उन लड़ाइयों के बारे में नहीं बताना चाहता मैं कि पंजाब में, बुंदेलखंड में, दौलताबाद और कंधार के अंदर साहू जी भोंसले के, बुंदेलों के, जगत सिंह के या सफी के खिलाफ वो किन किन लड़ाइयों के अंदर गए कर उन लड़ाइयों में उन्होंने क्या क्या प्राप्त किया था। मैं दूसरी घटना की तरफ आता हूँ। अक्सर अमर सिंह के जीवन की एक बड़ी जोरदार घटना है। बीकानेर और नागौर की सीमाएं आपस में मिला करती थी। बीकानेर की तरफ एक गांव पड़ता था सीलवा, जोधपुर की तरफ एक गांव पड़ता, नागौर की तरफ एक गांव पड़ता था दाखनिया। इन गांवों की सीमा पर एक मतिरे को लेकर लड़ाई होती है। बीकानेर महाराजा कर्ण सिंह जी थे, नागौर के महाराजा उस समय अमर सिंह जी थे। इनके बीच मतिरे की लड़ाई नाम का बहुत प्रसिद्ध युद्ध है जो 1644 ईस्वी के अंदर लड़ा गया था। अक्सर जब आज किसी को ये बात बताई जाती है कि मतिरे को लेकर लड़ाई हो गई थी, उस व्यक्ति को बड़ा अजीब लगता है या वो हंसता है इस बात पर कि कैसे कैसे लोग थे जो मतिरे के लिए लड़ पड़े, मतलब मतिरे के लिए कोई लड़ाई होती। फिर कोई कह देता है कि यार राजा हर बात को अपनी मुझ का सवाल बना लिया करते थे। कोई आता वो ये भी कह सकता है कि ईगो देखो इन लोगों का, और किस प्रकार ईगो को लेकर आपस में लड़ लिया करते थे। मैं इस घटना में जब ये सोचता हूँ, इसको पढ़ता हूँ तो मुझे बड़ा अजीब लगता है, रोमांचित। दो किसानों के बीच की लड़ाई थी, दो किसान इस बात को लेकर लड़ रहे थे कि मतिरा किसका है, और राजाओं ने अपने उन किसानों के न्याय की लड़ाई बना दिया था। सवाल ये नहीं है कि राजा लड़ रहे थे, सवाल ये है कि राजा को अपने किसान का जो अभिमान था, किसान का जो स्वाभिमान था वो अधिक प्रिय था। उसे लगता था कि यदि मेरे किसान की किसी भी मामले के अंदर बेइज्जती होती थी, मेरी बेइज्जती है। यदि मेरे किसान को किसी भी स्तर पर नीचा देखना पड़ता है, ये मेरे राज्य को नीचा देखना पड़ता है। उस मतीरे के लिए सेना लेकर उतर गया था, उस युद्ध में मर सकता था, उस युद्ध के अंदर शहीद हो सकता था, लेकिन उसके बावजूद उसे लगता था कि नहीं, जनता के लिए जहां लड़ना पड़ेगा मैं लड़ लूंगा। ये गुण है जो क्षत्रियों को उस समय नेतृत्व प्रदान करने में सफल रहे थे। इसी वजह से आप पूरा हिस्ट्री उठा के देखेंगे कि राजस्थान में इतने राजाओं ने राज किए, जनता ने हमेशा विद्रोह किए। इसका मतलब कतई नहीं कि राजस्थान की जनता जागरूक नहीं थी, जागरूक थी वो। राजस्थान के राजा जब दिल्ली के सल्तनत के खिलाफ या मुगलों के खिलाफ लड़ रहे थे, इनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रही थी, क्योंकि उनको अपने राजाओं में विश्वास था, क्योंकि वो राजा अपनी जनता के साथ खड़े हो जाया करते थे, क्योंकि वो राजा अपनी जनता के लिए न्याय किया करते थे। एक क्षत्रिय के सच्चे जो गुण होते हैं वो गुण उस अमर सिंह में दिखाई देते हैं। एक पितृ भक्ति का कितना शानदार उदाहरण है कि अपने पिता द्वारा कहा गया कि तुम राज्य छोड़कर जाओ, तो राज्य छोड़कर चला गया था। यकीनन मुझे मेवाड़ के चुंडा जी याद आते हैं, जब
जब वो मोकल के पक्ष में अपने राजगद्दी त्याग देते हैं, जब उनके पिता कहते हैं कि तुम राजा नहीं बनोगे, ऐसा ही कुछ यहाँ पर कोई कर रहे थे तो अमर सिंह जी कर रहे थे। अमर सिंह जी की मथुरे की लड़ाई को हंसी में टालने की या केवल सीधी सी बात मानकर छोड़ देना संभव नहीं है। मथुरे की लड़ाई वास्तव में उन राजाओं के व्यक्तित्व, उनके चरित्र को दर्शाती है कि किस प्रकार लोगों के मन में उन लोगों ने जगह बनाई होगी, किस प्रकार छोटी छोटी चीजों को लेकर, उन सिद्धांतों को लेकर वो पिड़ गए होंगे। उन्हें लगा होगा कि नहीं, ये जनता है, इस जनता की रक्षा की जिम्मेदारी क्षत्रिय की, क्षत्रिय वही है जो रक्षा कर सकता है। और यदि हम हमारे किसान की, हमारी जनता की किसी भी स्तर पर रक्षा नहीं कर पाए तो दूर है जिंदगी का, फिर क्या करना लड़के, क्या नहीं करना। कहा जाता है उस लड़ाई में बीकानेर वालों की जीत होती है। बीकानेर के महाराजा करण सिंह जी की उस समय जो मीर बख्शी हुआ करता शाहजहां के दरबार में, सलावत खान उससे बहुत अच्छी बना करती थी और उन्होंने सलावत खान से कहकर अमर सिंह के खिलाफ कुछ दंड लगवा दिए। अरे अमर सिंह जी 15 दिन तक, लगभग चंपावतों के इतिहास में ऐसी बात लिखी हुई कि अमर सिंह जी 15 दिन तक शाहजहां के दरबार से एब्सेंट रहे थे। इन बिटवीन शाहजहां ने, सलावत खान ने शाहजहां को कई शिकायतें पहुंचाई और सलावत खान बाद में मौके की ताक के अंदर था, वो थोड़ा जलता भी था अमर सिंह की पोजीशन से, और उसने अमर सिंह जी पर एक नया टैक्स लगा दिया, फील चराई का एक टैक्स लगा दिया था। फील हाथी को कहते हैं कि हाथी की चराई का टैक्स दिया जाए। अमर सिंह जी ने वो टैक्स देने से मना कर दिया। अमर सिंह जी ने कहा मैं टैक्स नहीं दूं। अगले दिन दरबार के अंदर जब अमर सिंह जी आए, सलावत खान वहीं पर बैठा हुआ था और सलावत खान ने, और अमर सिंह जी जब उसके पास से निकले तो उसने पीछे से कह दिया कि गंवार, पता नहीं गंवार उठ के कहां से आ जाते हैं। कहानियां कहती है कि उसने गंवार का गाय बोला था अब तक। तब तक तो उस वीर योद्धा को ये अपमान पसंद नहीं आया। कोई भरे दरबार में मेरे खिलाफ किसी भी प्रकार की छोटी बात, अपमानजनक बात कैसे कर सकता है। अक्सर मेरे दादू साहब बात कहते हैं कि गाय तो रकारा रही हुआ रे, रकारा दे दे, ये भी तो अपने आप में गाली होती है। और उस बंदे को लगा इसने मुझे ऐसे कैसे कह दिया। वो मुड़ा और अपने पास कटार रखा करता था, वही कटार जिसके लिए कहा जाता है कि कटारी अमरेश रीन पद्मरी तलवार, सेल तिहारो राज सिंह सरायो संसार। कटार रखे तो कोई अमर सिंह जैसी रखे, तलवार रखे तो वो पदम सिंह जो बीकानेर के राजकुमार हुए थे उनकी जैसी रखी जाए, जिनकी कर्नल टोड खूब तारीफें करता है। मैं वर्चुअल कार्यक्रम करवाने वाले मानवर सिंह जी को फिर कहना चाहूंगा, कभी पदम सिंह जी पे कार्यक्रम रखा जाए, पदम सिंह जी के बारे में जाना जाए। महानतम योद्धा, महानतम राजकुमारों में से एक बीकानेर का राजकुमार था। राज सिंह जी का सेल, ये सब भला जो उनका था, ये सब चीजें संसार में सराही गई है। उस अमर सिंह ने अपनी कटार से उस सलावत खान को भरे दरबार के अंदर मार दिया था। दोहा कहता है कि उन मुक्त है गगो कई और इनकर लई कटार। उसने तो गग्गा ही बोला था, गय बोला था, तब तक तो उसने कटार निकाल ली। वार कर्ण पायो ने जंगर हो गई पार। गंवार का वार तो बोला ही नहीं था, तब तक इस वीर ने वार कर दिया था। सलावत खान को भरे दरबार के अंदर मुगल बादशाह के सामने मार देता वो आदमी। अफरा तफरी का माहौल था मुगल दरबार के अंदर। शाहजहां सामने बेटा बेटा देख रहा है, उसके सारे वीर वकील सलावत खान तो वीर फाड़ के रख दे रहा उस समय। उस योद्धा के उस समय दिमाग के अंदर आया कि ये सब शाहजहां के कहने पर किया जा रहा है मेरे खिलाफ, और वो कटार लेके शाहजहां के पीछे भागता है कि तुझे बहुत दिन हुए ये करते हुए। शाहजहां को लगा कि आज ये डाकी मारेगा जिसमें कोई शक नहीं है। कहा जाता है कि शाहजहां जिस सिंहासन पर बैठा हुआ था उसके ठीक पीछे जनाने का रास्ता खुला करता था, तो जनाने के अंदर भाग जाता है। जनाने में महिलाओं के कपड़े पहनकर कहीं पर वहां पर बैठकर अपना बचाव करता है। वो इस बात को जानता था कि राजस्थान का योद्धा है, कितने भी गुस्से में होगा तो भी महिलाओं के बीच में नहीं आएगा। ये हमारा नैतिक चरित्र है कि एक बादशाह को डर के माहौल में भी इस बात का पता है कि ये मेरे पीछे नहीं आएगा क्योंकि मैं महिलाओं के बीच में छुप रहा हूँ। कहा जाता है कि अमर सिंह उसके पीछे अपनी कटार फेंकते हैं। यदि आप कभी आगरा का किला देखने के लिए जाएंगे तो अच्छा गाइड होगा तो वो बाकायदा आपको बताएगा कि ये वही पिलर है जिस पिलर के हट के और अमर सिंह जी की कटार रह गई थी। और अमर सिंह जी वहां से बाहर निकलते हैं और अपनी हवेली पर वापस आ जाते हैं। कहते शाहजहां जब थोड़ी देर में अफरा तफरी कम हुई, बाकी मनसबदार जब इकट्ठे हुए, बाकी सरदार इकट्ठे हुए, अफरा तफरी का माहौल मिटा, तब उन्होंने शाहजहां का आजा कपड़े वपड़े चेंज कर ले, बोले वापस आगे बैठ जाए। उस दिन शाहजहां के मुंह से निकला था दोहा, सुनना आप कितना अच्छा दोहा है। शाहजहां कहता है कि अमर की कमर में कहां की थी कटारी, पाव से लोहे से हिलाई सारी बादशाही, होती शमशेरी तो छिनाई ले तो आगरी। कि अमर की कमर में ये कटार कहां की थी, आज पाव पर लोहा लेके आया था तो भी हिला के चला गया। डर गया है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। जैसा कर्नल साहब फरमा रहे थे, बादशाह ने कहा कि अमर सिंह को कौन पकड़ कर लाएगा। अमर सिंह के खुद के सारे इस दबाव के अंदर आए। अर्जुन सिंह जी गोड़ उनको बुलाते हैं और कहते हैं कि शाहजहां आपसे वापस संधि करने के लिए तैयार, आप वापस चलिए। जैसा कि कहानी आप तमाम लोगों ने सुनी होगी, मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा उसमें। कि जब वो आ रहे थे, एक बड़ा सा दरवाजा था जिसकी खिड़की के अंदर घुसकर निकलना पड़ता था, और अमर सिंह जी जब उसमें घुसते हैं
वो पीछे से वार करता है अर्जुन सिंह घोड़, और पीछे से वार करके और उनको मार देता है वहां पर कहते हैं अमर सिंह ने मरते मरते भी वापस अपनी कटार का वार किया था अर्जुन सिंह घोड़ पर, उसका कान कट गया था। अमर सिंह गज सिंह गोत्री करी अचल राठौड़, कान बाढ़ बुचो कियो गुनहगार से घोड़। उस अर्जुन सिंह घोड़ को कान बाढ़ के बुचा कर दिया था उस आदमी। आगे की कहानी फिर हम तमाम लोग जानते हैं कि अब उनकी हाड़ी जी रानी जी जो है उनके साथ में सती होना चाहते हैं। बादशाह ने उनकी लाश देने से मना कर दिया था। जैसा कि कर्नल साहब फरमा रहे थे, उनके भतीजे तो बलूच चंपावत, उस बलूच चंपावत के बारे में तो जितनी तारीफें की जाए उतनी कम है। और तब लगता है कि वाकई मारवाड़ के इतिहास के राठौड़ों के कैरेक्टर में से एक एक कैरेक्टर अपने आप के अंदर इतिहास है। बलूच चंपावत क्या योद्धा रहा होगा 53 वर्ष की परिपक्व अवस्था के अंदर, वो भी तब जब उनकी और अमर सिंह की आपस में बनती नहीं थी। वो किसी बात से नाराज होकर, अमर सिंह जी से नाराज होकर और शाहजहां के पास में रहा करते थे। जब हाड़ी जी रानी जी ने कहा कि अब पार नहीं पड़ेगी, क्या किया जाए, बिना लाश के सती कैसे हुआ जाएगा। खाटू के साहिब सिंह जी चंपावत थे, उन्होंने कहा बल्लू जी को बुलाया जाए वरना पार नहीं पड़ेगी। बल्लू जी के पास मैसेज किया गया कि अमर सिंह जी की लाश लाने के लिए आपको जाना पड़ेगा। बल्लू जी मना कर देते हैं। बल्लू जी ने कहा उनके साथ जब हमारी बनती नहीं है तो हम जाएं क्यों। बल्लू जी की रानी हुआ करते थे, टाकने जी थे माया कंवर। माया कंवर टाकने जी उस दिन जब बल्लू जी आए, नौकरानी को खाना देकर भेजा, नौकरानी थाली में खाना लेकर आई। पीछे से माया कंवर टाकने जी भागते भागते आए और आके कहा कि मेरे पति को धातु के बर्तनों में खाना मत ला कर दो। धातु तो इस आदमी को डर लगता है, धातु से ये आदमी तलवारों से डरता है। और बल्लू जी को अपनी गलती का एहसास होता है। माया कंवर टाकने जी समझाते हैं कि हमारे आपस की जब लड़ाई हो, अमर सिंह और आपकी नहीं बनती, कि आप तक है, लेकिन जब वो तीसरा पक्ष फायदा उठाए तब आपस की लड़ाइयों को बुला दिया जाना चाहिए। वही हम पंचम अधिकम सतकम, कौरव और पांडव आपस में लड़ेंगे तब वो 100 और हम 5 हैं। लेकिन जब कोई तीसरा पक्ष लड़ेगा तो युधिष्ठिर कहते हैं हम 105, हम सब एक साथ मिलकर लड़ेंगे। ये कहानियां, ये प्रसंग हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। यदि सीखा जाए तो हम इनसे सीखते नहीं है, वो बात दूसरी है। बल्लू जी चंपावत जाते हैं, 50 योद्धा अंदर, 450 योद्धाओं की टीम बाहर। भाव सिंह कुंपावत को छोड़कर जाते हैं कि वो रानियों के सती होने की व्यवस्था करे। उस लाश को लेकर वहां से निकल जाते हैं। मेवाड़ महाराणा जगत सिंह जी द्वारा दिया गया वो घोड़ा, जिसको लेकर वो आगरा के किले की दीवार फांद कर वहां से निकल जाते हैं। उनके जो साथी थे वो वहां पर लड़ाई करते हैं, मुगलों की सेना के साथ में लड़ाई करते हैं। 3 मनसबदार और 250 आदमी मारते हैं। हालांकि वो 50 साथी वहां पर लड़ते हुए मारे जाते हैं। इससे पहले जब अमर सिंह जी को अर्जुन सिंह घोड़ ने मारा था, तब भी उनके अमर सिंह जी के साथ के 13 राजपूतों को जब इस बात का पता चला था, वो 36 मुगलों को मारकर काम आए थे। ये रिजल्ट देख रहे हो ना आप, कि 50 आदमी 253 को मार गए, 13 आदमी 36 को मार गए। इसलिए कर्नल टोड को कहना पड़ गया था कि दोरा घटा तालरोन आंटिलो इतिहास, गांव गांव थर्मोपलीन गर्जर लियोनिडास। उसने कहा हमारे पूरे यूरोप में एक थर्मोपली एक लियोनिडास हुआ है, लेकिन जब मैं राजस्थान की हिस्ट्री देखता हूँ तो इनके गांव गांव में थर्मोपली और घर घर में लियोनिडास जैसे योद्धा उत्पन्न कर दिया इन लोगों ने। वो रंगड़ हुआ करते थे, वो डाकी लोग थे, जिनकी वजह से और ये इतिहास पर आज हम गर्व करते हैं। वो खून अलग ही था वाकई कि उन लोगों ने अपने समय में क्या हैरतंगेज कारनामे किए होंगे। मैं राजस्थानी साहित्य का स्टूडेंट हूँ। राजस्थानी साहित्य में हम कुछ चीज पढ़ा करते थे कि साहित्य के क्या क्या प्रकार हो सकते हैं। हम पढ़ते गीत, कवित्व, दोहे, जमाल, शिलोका, उवा का ख्यात, वात और ख्यात, इनमें अलग अलग प्रकार की चीजें होती है, अलग अलग प्रकार से काव्य लिखा जाता है। अमर सिंह वो योद्धा है जिसके बारे में तमाम विधाओं के अंदर रचनाएं लिखी गई थी। इससे बड़ी बात उस व्यक्ति के लिए और क्या होगी। ये उसके स्वाभिमान को दिखाता है कि लोग आपको तब भी पसंद कर लेंगे जब आप बड़े राजा नहीं हो। लोग आपको तब भी पसंद कर लेंगे जब आपने कोई बड़ा युद्ध नहीं जीता है। आपने एक मीर बख्शी सलावत खान को उसके अंदर मारा था, परंतु जिस बात के लिए मार दिया था लोगों को वो पसंद आई। लोगों को अरे ये जिगरा होता है, अब गाली भी नहीं सुनना चाहता आदमी। ये आदमी वो है जो अपने किसान के लिए किसी भी प्रकार से लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए लोग आज भी उन अमर सिंह जी को याद कर लेते हैं, उस बल्लू चंपावत को याद कर लेते हैं। आप मैं जब भी केसरी सिंह बारट की लिखी हुई उस किताब को पढ़ता हूँ, उस किताब की एक लाइन मेरे रोंगटे खड़े करती है। जब उस किताब में लिखा हुआ है कि बल्लू जी चंपावत उस लाश को लेकर वहां से निकल जाते हैं, लड़ाई में लड़ते हुए काम आते हैं। सुदूर दक्षिण में नागौर के किसी तलैया के पास में हाड़ी रानी जी अमर सिंह की लाश को लेकर सती हो रही है। यमुना नदी के ठीक पास में बल्लू जी चंपावत की रानी टाकनी जी उनके साथ में सती हो रही थी। शाहजहां के मन में किस कदर डर बैठा होगा उस अमर सिंह का
कि जिस दरवाजे से उसको लेके निकले थे वो दरवाजा बंद करवा दिया गया था। आगरा किले का वो बुखारा दरवाजा 1809 तक तब तक बंद रह गया था जब तक अंग्रेज नहीं आ गए थे। उस दरवाजे को आज भी हम अमर सिंह दरवाजे के नाम से जानते हैं। एक योद्धा एक मुगल बादशाह के दरवाजे का नाम चेंज करके चला गया। मुगल बादशाहों ने नाम नहीं दिया उस दरवाजे को, वो जनता थी जिसको वो योद्धा पसंद आया, उस जनता ने उसको अब अमर सिंह दरवाजा कहना शुरू कर दिया था। अब बुखारा दरवाजे का उनके लिए कोई मायने नहीं थे। 1809 में कहते हैं जॉर्ज स्टील आके उस दरवाजे को खुलवाता है। तब तक मुगलों की इस बात को लेकर हिम्मत नहीं हुई थी कि उस दरवाजे को यहाँ से हटा सके। और लोगों में क्या अच्छी बातें होती है। एक दिन जब हम दुर्गादास जी पर बात कर रहे थे तभी हम बात कर रहे थे कि नेतृत्वकारी वह है जो अच्छे लोगों की पहचान कर सके, अच्छे लोगों को अपने साथ में रख सके। एक केसरी सिंह जोधा थे, बादशाह की सेवा में थे, 2000 के मनसबदार थे। 2000 की मनसबदारी बड़ी होती है। एक दिन बादशाह ने आदेश दिया कि तुम्हें अटक नदी के पार लड़ने के लिए जाना है। मैं मेरे सुधी श्रोताओं से और आदरणीय वक्ताओं से सबसे कहना चाहूंगा कि अटक नदी का जहां भी जिक्र आए ना तब 2 मिनट रहकर सोचा कीजिए। अटक नदी नहीं है, अटक आर्यावर्त की शिक्षा की थी। जब आप ये कहते हो ना तो भारत को बाघा बॉर्डर तक सीमित कर दिया करो। आर्यावर्त वह है, हिंदुस्तान वह है जो अटक नदी तक जाया करता था। और ऐसा मानते थे कि अटक के पार विदेश है, इसलिए अटक के पार हम नहीं जाएंगे, अटक के पार जाएंगे तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। केसरी सिंह जी कहते हैं उस बादशाह के सलावत खान की कला हारो चढ़ती कला जोपन जंग भारत कि जहां जंग रोकोगे वहां लड़ने के लिए चला जाऊंगा। केसरी कटक ना उतरे शाहजहां रे साथ, पर केसरी लड़ने के लिए शाहजहां के साथ में अटक पार नहीं करेगा, अटक नहीं उतरेगा वो कम से कम। तो कहा कि तेरा मनसब छीन लिया जाएगा। शाहजहां ने उसका मनसब छीन लिया था। एक व्यक्ति अपने 2000 का मनसब इस बात के लिए छिलवा देता है कि उसे अटक नदी पार नहीं करनी, क्योंकि वहां पर जाने पर उसका धर्म भ्रष्ट हो जाता है। और हम आज जो डिक्लाइन देखते हैं कि हम अपने संस्कारों को किस कदर भूल चुके हैं, हम धर्म की दिन की तो बातें नहीं करते। अब आप इस बात को आगे सोचिए जो मैं आगे बोल रहा हूँ। एक व्यक्ति जिसपे शाहजहां कुपित है और शाहजहां ने जिस व्यक्ति को कहा कि अब तुम मेरी सेवा में नहीं रहोगे, उसका छिनवा लिया गया, तो बाकी लोग उसकी क्या सहायता करेंगे। जब वो सुप्रीम जो उस समय बादशाह था वो उसका मना कर रहा था, तब उसके पास अमर सिंह जी जाते हैं और अमर सिंह जी जाके उनके केसरी सिंह जी जोधा कहते हैं कि चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, नागौर जाइए, 30,000 का पट्टा आपके नाम जागीर का लिखा जाता है। नागौर जाइए, जितना कोषाध्यक्ष रुपए चाहिए लीजिए और हवेली का निर्माण करवाइए। नागौर जाइए और उस साइड से जो भी लूट मार हो रही है नागौर की उससे रक्षा कीजिए। केसरी सिंह जोधा कालांतर में कई सालों तक नागौर की रक्षा करते रहे थे, नागौर का प्रशासन संभालते रहे थे। ये बताती है कि अमर सिंह केवल योद्धा नहीं है, वो केवल पितृ भक्त नहीं है, वो केवल किसानों के लिए लड़ने वाला नहीं है। वह व्यक्ति है जो समान फ्रीक्वेंसी के लोगों को अपने पास खींचता है। वो जानता है कि स्वाभिमान का जो प्रतीक है वो क्या होता है, वो जानता है कि स्वाभिमान की वैल्यू क्या होती है। कि केसरी सिंह जोधा को यदि वह कोई भी काम जो वो अपने मन के मुताबिक नहीं कर सकता, पसंद नहीं है, तो वो नहीं करना चाहेगा। और कौन शाहजहां और कौन सलावत खान जो ये होता है जो ये कहे कि उन्हें अटक के पार जाना है। हालांकि मैं इतिहास की दृष्टि से फिर एक बात और करना चाहूँ कि अटक के पार अपने जाया करते थे। जब भी मैं कभी किसी को कहता हूँ कि अपने यहाँ के लोग अटक के पार नहीं जाते, तो अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि मान सिंह जी गए थे अटक के पार, काबुल जीत ली थी मान सिंह जी ने। यकीनन मान सिंह जी ने वहां पे काबुल के उन 5 कबीलों को हराया था जिनके लिए माया आज भी कहती है कि बेटा सो जा वरना मान सिंह आ जाएगा। पर जब कहते हैं कि मान सिंह जी जब काबुल जा रहे थे तब भी उनके सैनिकों ने अटक नदी के पार उतरने से मना किया था। हालांकि मान सिंह जी उनको समझाते हैं कि समय भूमि गोपाल की, जा मैं अटक कहाँ, जाके मन में अटक है, सो तो अटक रहा कि पूरी जमीन गोपाल की है, इसमें अटकने वाली कोई बात ही नहीं है। ये मन में अटक है तुम्हारे, वरना अटकने वाली चीज नहीं है। मान सिंह जी भले उनको समझा के लेके चले गए हो, लेकिन मतीरे की राड वाले वो दूसरे अमर सिंह जी के जो काउंटर पार्ट है कर्ण सिंह जी, कभी वर्चुअल कार्यक्रम उनके भी करवाया जाए तब हमें पता चले कि किस प्रकार उन्होंने औरंगजेब के खिलाफ बगावत करके अटक नदी के पार में वहां पर सारी नावें तोड़ दी थी कि हम अटक क्रॉस नहीं करेंगे। मैं तो ये भी चाहता हूँ कि कभी ये कार्यक्रम केवल अटक पे करवाया जाए, तब हमें पता चले कि 1153 ईस्वी का विग्राज चतुर्थ जो कि पृथ्वीराज चौहान के ताऊ थे, वो एक अभिलेख के अंदर लिखवाते हैं कि मैंने तुर्कों को मार मार के अटक के पार भगा दिया है। मैं चाहूंगा कि मेरे बेटे पोते पड़पोते तुर्कों को अटक क्रॉस नहीं करने दे। पता चले कि बूंदी के राजा सुरजन ने जब अकबर के साथ संधि की थी तो संधि के अंदर लिखवाया था कि बाकी सब जगह लड़ाई करने के लिए चले जाएंगे लेकिन अटक नहीं जाएंगे। पता चले कि महाराजा कर्ण सिंह ने उस अटक नदी के किनारे औरंगजेब की नावें तोड़ दी थी, तो वहां पर खड़े तमाम अन्य लोगों ने नारे लगाए थे कि जय जंगल बादशाह।
पता चले कि मराठों का वो महान पेशवा बाजीराव बल्लाल कहता है कि मैं अटक से कटक तक भारत का झंडा लहरा दूंगा या मराठों का झंडा लहरा दूंगा, तो अटक की बात ही क्यों कर रहा है? क्योंकि भारतीय क्षत्रियों ने भारत की रक्षा इस बाघा बॉर्डर तक नहीं की थी। कि बाघा बॉर्डर तक की तो बाद में सीमाएं 47 के अंदर निर्धारित की गई है। ये सीमाएं हमारे लिए अटक तक हुआ करती थी, हम वहां तक भारत को माना करते थे। हिंदुस्तान तब तक नहीं जब तक उसके अंदर अटक नहीं है, सीमा अटक से कटक तक ही जाती है। तो उस व्यक्ति ने, उस केसरी सिंह जोधा ने बादशाह के खिलाफ बगावत की थी, लेकिन अमर सिंह जी उनको अपने साथ में ले गए। अमर सिंह जी ने उनको कहा कि नहीं, तुम मेरे साथ चलो और तुम मेरे साथ में चलकर वहां पे रहो, कोई दिक्कत नहीं। राजस्थान में इतने लोकनाट्य खेले जाते हैं, ख्याल होता है राजस्थान के अंदर, उजामणी ख्याल बहुत फेमस है, रम्मत होती है जैसलमेर और बीकानेर के अंदर, फड़ गाई जाती है, हम अक्सर बाबूजी के फड़ के बारे में जानते हैं। मेवाड़ के भील आज भी गौरी गा रहे हैं, भीलवाड़ा में स्वांग किया जाता है। मुझे एक ऐसी चीज बताइए, एक ऐसा लोकनाट्य बताइए जिसमें अमर सिंह राठौड़ नहीं है। ये अपने आप में इतिहास के लिए जानने का विषय है कि एक व्यक्ति के बारे में पूरा देश इस प्रकार कैसे जान सकता है। बंगाल के योद्धाओं को ऐसा, बंगाल के साहित्यकारों को उस योद्धा में ऐसा क्या नजर आ रहा था कि उन्होंने उस पर किताबें लिखी है कि आज भी उसके गीत गाए जाते हैं। अमर सिंह बियॉन्ड द बाउंड्री है, वो सीमाओं को पार करने वाला व्यक्तित्व है। मैं उन चारण कवियों के प्रति भी कृतज्ञ महसूस करता हूँ। उन लूणकरण, महड़ू, नरहरदास, बारठ, नाथा, सांडू, जोगीदास, कुमारिया, इन तमाम लोगों ने अमर सिंह जी पर दोहे लिखे, अमर सिंह जी को अमर कर दिया था। हालांकि उसके अमरत्व के लिए शायद जनवाणी अपने आप में खूब सारी होती, वही पर्याप्त रहती, जनता जन जन तक इस बात को पहुंचा देती, लेकिन फिर भी वो कवि हमेशा प्रातःस्मरणीय रहेंगे जिन्होंने उस समय उन योद्धाओं के बारे में ये सब लिखा था, ये सब उन्होंने उनके बारे के अंदर बताया था। अमर सिंह जी का कैरेक्टर अपने जब और देखते हैं, बल्लू जी चंपावत वाली बात है, मैं बल्लू जी चंपावत वाली बात को जब आगे बढ़ाता हूँ तो बल्लू जी चंपावत वही व्यक्ति है, मैं केवल एक लाइन कहना चाहूंगा उनके बारे में, जिनके लिए कहा जाता है कि उन्होंने अपने जीवन के अंदर 2 युद्ध कर लिए थे। कि वो जगत सिंह जी ने उनको घोड़ा दिया था तब वो मेवाड़ की तरफ से रहा करते थे, और बाद में राज सिंह जी जब देवारी के नाके में औरंगजेब के खिलाफ लड़ रहे थे, मेवाड़ और मारवाड़ की संयुक्त सेनाएं औरंगजेब का सामना कर रही थी, तब तक बल्लू जी स्वर्गवासी हो चुके थे। और ऐसा कहा जाता है कि राज सिंह जी याद करते हैं उस दिन कि आज बल्लू चंपावत होता तो शायद हमारी रक्षा करता। बल्लू चंपावत ने कहा कि राणा जी याद करे और बल्लू हाजिर नहीं हो, स्वर्ग से बल्लू हाजिर हो जाएगा। जल में केवल एक बार परिणो एक जनार, लड़ियो भिड़ियो कोल पर एक भड़ 2-2 बार। एक व्यक्ति अपने कोल पर 2-2 बार लड़ गया था और राणा जी को कह के गया था कि राणा जी जब जरूरत पड़े तब मुझे बुला लेना। वो बल्लू जिसकी अमर सिंह से बनती नहीं थी, उसके बावजूद अमर सिंह की लाश लेने के लिए चला गया था। इसका मतलब अमर सिंह का जो नेतृत्व है वो बल्लू को पसंद तो है, किसी भी बात पर अनबन हो गई होगी, हमारे भाइयों के बीच में अनबन हो जाती है। आज गांव में सबसे अधिक केस आपस में चलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम संकट के क्षणों में एक ना हो। बल्लू और अमर सिंह की दोस्ती, बल्लू और अमर सिंह का ये जो संबंध है, ये इस बात को सत्यापित करता है कि अमर सिंह जी ने बल्लू जी को कभी कहा था कि बल्लू जी बातें तो ऐसे करते हो जैसे कभी बादशाह की सेनाएं मोड़ दोगे। और बल्लू जी जिस दिन उस लाश को ला रहे थे तब उस दिन बोल रहे थे कि बल्लू कहे गोपाल रोन सपिया हाथ संदेश आवा छा गढ़ मोड़ के सुन ले है अमरेश, कि आज अमर सिंह मैंने गढ़ मोड़ दिया है, थोड़ी देर में तुम्हारे पास स्वर्ग में मैं भी आ जाऊंगा, पर उससे पहले सतिया तुम्हारे पास पहुंच कर ये समाचार तुम्हें सुनाने वाली है। मैं बल्लू जी के साथ में शहीद होने वाले जो साहिब सिंह जी चंपावत थे, उनके बेटे दलपत थे, उनके भाई करण और भीम थे, हरिदास जी राठौड़ थे, बल्लू भाटी थे, उनको भी नहीं भूल महसूस कर सके, वो प्रातः स्मरणीय है। मैं ये बात करता हूँ, आगे वाले वक्त ये बात और बोलेंगे कि हमें इनके कार्यक्रम करवाने मात्र से, हिस्ट्री जान लेने मात्र से पार नहीं पड़ेगी। वास्तव में जब तक हम इनके अंदर जो चारित्रिक विशेषताएं हैं उनको अपने जीवन में उतारते नहीं हैं, तब तक क्षत्रिय होने के दायित्व को तो पूरा नहीं कर पाते। संघ जिन संस्कार निर्माण की बात करता है, वो संस्कार निर्माण इन्हीं लोगों के द्वारा सींचे गए हैं। वो जो पौधा संस्कार का है वो इन लोगों के द्वारा कभी बताया गया था कि उसकी टहनियां कैसी होगी, उसकी पत्तियां कैसी होगी, उसकी जड़ कैसी होगी। यही लोग थे, इसीलिए बाद में कहना पड़ गया कि इन लोगों को देख के उनकी मांग को कितना हर्ष होता होगा कि जब अमर सिंह, बल्लू चंपावत जैसे लोग कभी शहीद हुए, फिर सूत मरी हुई तो देश मर हरख्यो बंधु समाज, कि बेटा जब युद्ध में मरा तो भाई बंधु सारे राजी हुए, पर मां ने हरखी जलम दे न जतरी हरखी आज,
कि माँ जन्म देते समय इतनी राजी नहीं हुई होगी, आज उतनी राजी हुई है। वास्तव में माँओं को यदि राजी करना है तो हमें उनके वो जो गुण थे उनको अपने चरित्र में उतारने पड़ेंगे, वरना फिर कवियों ने कहा ही है कि जन्म सब लेते हैं, 9 महीने माँ को भार तो सब में ही डालते हैं, माँ को भार में तो सब डाल ही देते हैं। वास्तव में उस कोख के कर्ज को पूरा करने वाले कोई व्यक्ति थे तो अमर सिंह जैसे